Hello student, today in 8th PPT of Indian economy we discuss about the problem of unemployment in India. The meaning of the unemployment एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई पर्सन विलिंगली वर्क करना तो चाहता है लेकिन फेल हो जाता है अपनी जॉब ढूंढने में। वैसे तो वर्ल्ड वाइड ये अनएम्प्लॉयमेंट की एक बड़ी प्रॉब्लम है, बट इंडिया में इट इज़ अ मेजर नेशनल इशू। डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने जो एक न्यूली अपडेटेड डेफिनेशन अप्रैल 2020 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो एक्टिवली पिछले 4 वीक से जॉब को सर्च कर रहा है और उसके लिए करेंटली वो ढूंढ नहीं पाया या उसको मिल नहीं पाई, तो ऐसी सिचुएशन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। यूएन लेबर रिपोर्ट ने जो जनवरी की अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी, उसमें देखिए कुछ स्टैटिस्टिक्स मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जिसमें 2017 में जो था अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में वो 17.7 मिलियन था, जो 2018 में बढ़ के 18 मिलियन हुआ और 2019 में बढ़ के 18.2 मिलियन हो गया। अगर इसी परसेंटेज टर्म उसमें देखा जाए तो ये 3.4 जो रहा वो 17-18 के दौरान रहा, जबकि 4.1 18-19 के दौरान रहा। और बहुत सारी जो एजेंसीज हैं वर्ल्ड लेवल पे काम करने वाली, उन्होंने माना है कि इस साल जो इंडिया का ये रेट होगा वो 5.4 के आसपास बढ़ के हो जाएगा, जिसमें लगभग 20 मिलियन के आसपास लोग जो है वो बेरोजगार होंगे। तो ये जो इंक्रीमेंट है अनएम्प्लॉयमेंट का, ये बहुत तेज़ हो रहा है और इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयड यूथ है कंट्री के लिए, वो इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है। हेयर वी डिस्कसिंग सम कॉमन टाइप्स ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि आपको दुनिया में अलग अलग जगह देखने को मिलते हैं, अलग अलग टाइप्स की इकनॉमी। फर्स्ट वन इज़ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक इस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें वहाँ इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी और नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज़ की वजह से जो प्लांट वगैरह है उसका मॉडिफिकेशन होता है। मॉडिफिकेशन होने के बाद जो ओल्ड वर्कर्स होते हैं उनको वहाँ पर वर्क नहीं मिल पाता, क्योंकि वो उतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते। तो उस टाइम के दौरान, जिस दौरान वो अपने स्किल्ड को गेन करते हैं या फिर ट्रेनिंग को लेते हैं, तो उस दौरान जो वो बेरोजगार रहते हैं उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। ये डेवलप्ड कंट्री या डेवलप्ड नेशन में देखने को मिलते हैं। साइक्लिक टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का जो नाम पड़ा है वो देखिए साइकिल से पड़ा है। साइकिल डिमांड एंड सप्लाई की जो चेन होती है वो डेवलप नेशन में अलग अलग तरीके से बढ़ती है। कभी डिमांड बढ़ती है, कभी सप्लाई बढ़ती है, और डिमांड सप्लाई में प्रोडक्शन एक्टिविटी उससे इफेक्ट होती है। तो इस वजह से कभी तो बहुत ज़्यादा बूम कंडीशन में इकनॉमी देखने को मिलती है, जबकि कभी बहुत ज़्यादा नहीं। यूरोपियन टाइप ऑफ इकनॉमी में यह आपको साइक्लिक टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर कभी तो लेबर की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है और कहीं बहुत कम बढ़ जाती है। तो इस तरीके के सेक्टर, और वहाँ लेबर रूल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होते कि आप उन्हें निकाल नहीं सकते। तो बेसिकली कमज़ोर लेबर रूल वाली कंट्रीज़ में साइक्लिक टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, जो कि टाइम टू टाइम डिमांड के बढ़ने पर कम हो जाता है और जबकि डिमांड के घटने पर कम हो जाता है। वॉलेंट्री टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिस कंडीशन में वर्कर्स जो है वेज के हिसाब से वर्किंग कंडीशंस के आधार पर काम नहीं करना चाहता, उस अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को वो वॉलेंट्री टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, जिसमें वो जान के ही वहाँ के रूल्स वगैरह की वजह से काम नहीं करना चाहता। इस चीज़ में वो अपने अदर बिजनेस की ओर जाता है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का जो कंडीशन है वो वीकर इकनॉमी में, जहाँ जहाँ आप देखोगे डेवलप टाइप इकनॉमी नहीं है, डेवलपिंग है या अनडेवलप है, वहाँ पर स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा ठीक नहीं होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे कैपिटल होता नहीं है। कैपिटल होता नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, कैपिटल क्रिएशन नहीं हो पाता। तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर या फिर कॉटेज इंडस्ट्री वहाँ सर्वाइव कर पाती हैं। बड़े उद्योग जल्दी ना तो वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं, ना लोग उनको लगाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको स्ट्रक्चरल टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है। अगला है इंस्टीट्यूशनल टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इंस्टीट्यूशनल टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसमें अपने अधिकारों की मांग को लेके या फिर वेजेस को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज़ सजग रहते हैं। वो कुशल श्रमिक जो है, मींस ट्रेड यूनियंस अलग अलग चीज़ों में एक्टिव होने की वजह से इंस्टीट्यूशनल टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर देती हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों का रोजगार भी जो है वो छीना जा सकता है। ये एक तरीके से
मैनेजमेंट और लेबर संगठनों के बीच में होने वाले खिंचाव के कारण देखने को मिलता है। ओपन एंड इनवॉलेंट्री टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जिनको काम मिलने के बावजूद भी वो काम नहीं करना चाहते, उस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट ओपन एंड इनवॉलेंट्री टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे कि बेगर्स हैं, रिलीजियस वे में बहुत सारी लोग जो कि भगवान के नाम पे पैसों को बनाते हैं, उसके अलावा बहुत सारे पैसे वाले लोगों के बच्चे जो कि काम करना ही नहीं चाहते और सोचते हैं कि हमारा जीवन जो है वो इन्हीं पैसों पर जो है वो कट जाएगा, तो उस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इनवॉलेंट्री टाइप। Here we discuss some general types of unemployment seen in India. First is rural and second one is urban, यानी ग्रामीण और शहरी अनएम्प्लॉयमेंट। ग्रामीण अनएम्प्लॉयमेंट में आपको जो देखने को मिलता है, फर्स्ट ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, वही चीज़ की जैसे कुछ लोगों को बेगर्स वगैरह हैं, उनको अपना काम करना ही नहीं है, तो वो तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जैसे इनवॉलेंट्री टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। सेकंड जो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। सीजनल एम्प्लॉयमेंट देखिए हमारे यहाँ कृषि में, खेती में दो तरीके का सीजन होता है। एक तो बिजी सीजन होता है, दूसरा लीन सीजन होता है। बिजी सीजन के टाइम तो लेबर ही नहीं मिलती और लीन सीजन के टाइम पे लोगों को काम ही नहीं मिलता। तो इस तरीके से सीजन के टाइम में आने वाला अनएम्प्लॉयमेंट जो कहलाता है वो कहलाता है सीजनल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सेम थर्ड टाइप का जो है वो डिस्टिंगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। इसमें क्या होता है, कुछ काम जो रिक्वायर्ड पर्सन होते हैं उससे ज़्यादा लोगों में बटा हुआ होता है। बेसिकली ये अनडेवलप्ड टाइप ऑफ या डेवलपिंग टाइप ऑफ इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसमें अगर कोई काम से चला भी जाता है, उसको हटा भी दिया जाता है, तो इतना ज़्यादा वर्क पर फ़र्क नहीं पड़ता, यानी प्रोडक्शन एक्टिविटी लगभग बराबर ही रहती है, बाकी लोग उसे थोड़ा बढ़ा के उतना काम कर लेते हैं। तो डिस्टिंग्विश्ड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। हाँ, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का सेक्टर, जैसे इसमें क्या है, दो टाइप का इसे डिवाइड किया गया है। एक अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट होता है इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, उसको काम ना मिल पाना, और दूसरा जो होता है वो एजुकेटेड क्लासेस के लिए विलिंगली वर्क नहीं मिल पाना। तो अर्बन सेक्टर में आप बेसिकली दो तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, जो कि पढ़े लिखों से संबंधित और एग्रीकल्चर सॉरी इंडस्ट्रियल वर्कर से संबंधित होता है। Some common cause of unemployment in India is inappropriate education system. प्रैक्टिकल जो हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम है उसकी कमी है, स्किल डेवलपमेंट और प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम की कमी है। काफ़ी हद तक ये बच्चों को वर्डन लगने लगती है पढ़ाई। इंक्रीज इन लेबर फोर्स पर पढ़ने वाला ज़्यादा वर्डन, इनअप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज़ करना, अंडर डेवलप्ड कंट्री होना, इनएडिक्वेट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना, यानी प्रॉपरली सब जगह सही तरीके से बटा हुआ एम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ नहीं है। सीजनल बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है, इनएडिक्वेसी इन मैनिंग है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप देखोगे तो मैन पावर को उपलब्ध कराने वाले जो संगठन है वो अच्छी तरीके से काम नहीं करते, और जॉबलेस ग्रोथ है, यानी ग्रोथ भी बढ़ रही है और जॉबलेस ग्रोथ है। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट के मेजर कॉज हैं इंडिया में। Some steps which is required to reduce unemployment. First is rapid industrialization, इंडस्ट्रियलाइजेशन का तेजी होना, पॉपुलेशन कंट्रोल रखना, एग्रीकल्चर की रिस्ट्रक्चरिंग होने की ज़रूरत है, रिकंस्ट्रक्शन होने की ज़रूरत है जो हमारे एग्रीकल्चर के तरीके हैं उनमें। स्मॉल इंटरप्राइजेज एमएसएमई सेक्टर्स को इनकरेज करना होगा, उनको बढ़ावा देना होगा। रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स, यानी ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव के लिए हमें कुछ स्कीम्स डेवलप करनी पड़ेंगी जो कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में एक अच्छा मतलब फैक्टर साबित हो सकती है। तो रूरल डेवलपमेंट स्कीम और प्लान्स को हमें बढ़ाना होगा। There are basically two ways of measuring the magnitude of unemployment in India. First one is सैम्पल सर्वे एंड पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट करना। सैम्पल सर्वे डिफरेंट जगह होता रहता है और पॉपुलेशन सेंसस जिसे स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ही करता है। बाकी इंफॉर्मेशन जो है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है, ये जिले स्तर पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हमारे यहाँ बने होते हैं जो कि रिकॉर्ड रखते हैं एम्प्लॉयड और नॉन एम्प्लॉयड पर्सन की। हाँ, अवेयरनेस कम होने की वजह से लोगों को जानकारी इसमें कम होती है, लेकिन कोई भी आदमी इसमें जो एम्प्लॉय है या अनएम्प्लॉयड है वो यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। प्लानिंग कमीशन का जो प्रोविज़न है उसमें एक्सपर्ट्स की एक कमेटी है जो कि अनएम्प्लॉयमेंट एस्टिमेट करते हैं
इसमें जो बेसिकली 3 तरीके के उनके मेथड हैं जो वो अनएम्प्लॉयमेंट को एस्टिमेट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें पिछले 1 साल में किए गए कार्य का जो विवरण है उसके आधार पर जो है वो स्टेटस अपग्रेड करते हैं और वो चेक करते हैं। और वीकली स्टेटस की पिछले 1 सप्ताह में आदमी ने कितना काम करा, उसे वेज मिला कि नहीं मिला, इस आधार पे जो स्टेटस चेक किया जाता है वीकली स्टेटस होता है। एंड लास्ट वन इज डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें डेली जो फुल डे वर्कर हैं 4 आवर से ऊपर वाले और हाफ डे जो 4 आवर से कम वाले, उनका डेली स्टेटस जो है वो चेक होता है कि वो कितने दिन तक कैसे कार्य में संलिप्त रहे। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट जो है वो मेजरमेंट करने का काम करता है, एक्सपर्ट कमेटी। Here we discussing some strategy और programs taken by Government of India to reducing the unemployment। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए जो एकीकृत ग्रामीण डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया गया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट मिशन, उसके तहत 78-79 में प्रावधान किया गया कि रूरल एरिया में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को बढ़ाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और वो शहरी क्षेत्र की ओर पलायन जो है वो छोड़ें। फिर उसके बाद एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम आया जिसको आप ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो 79 में आया। इसका जो लॉन्चिंग का मेन ऑब्जेक्टिव था वो अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ लेवल पे है उसको रिड्यूस करना था। इसके बाद 1989 अप्रैल 28 को एक जवाहर रोजगार योजना को शुरुआत किया गया, जिसका जो मेन एम था वो हर व्यक्ति को 50 से 100 दिन तक जो कि उसके घर के आसपास हो, 5 किलोमीटर के बीच में ही, वहाँ पर जॉब प्रोवाइड कराना था। और इसमें बेसिकली एक महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया। पहली बार यहाँ वुमेन एम्पावरमेंट भी दिखा 89 में। इसमें 30% जो जॉब क्रिएशन था वो वुमेन्स के लिए था, यानी 30% जॉब जो है वो केवल वुमेन्स को दी जानी थी। इसके बाद जो नेहरू रोजगार योजना आई जिसे 1989 में, जिसमें बेसिकली 3 स्कीम्स को किया गया, जिसमें पहली स्कीम थी जिसमें अर्बन पुअर्स यानी शहरी गरीब जो थे उन्हें 1995 तक लगभग 1.25 लाख गरीब फैमिलियां जो शहर में रहते हैं उन्हें इससे लाभ जो है प्रोवाइड कराना था और शहरी गरीबी दर को कम करना था। उसके साथ ही साथ इस स्कीम का जो दूसरा बड़ा रोल था वो लेबर को, जो कि सिटी में है, वो 10 लाख से छोटी वाली सिटीज़ में लेबर को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के तहत स्टैटिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, जिसमें उनके लिए 93 लाख कार्य दिवस यानी कि 93 लाख वर्किंग डेज को प्रोवाइड कराना था। और इसका जो तीसरा एडवांटेज था वो था कि हाउस रिपेयरिंग टाइप ऑफ छोटे छोटे काम जो हैं वो शहर क्षेत्र में उन्हें अर्बन पुअर्स को दिए जाएं, जिससे कि उनमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ साथ एक अच्छी लाइवलीहुड के साथ वो अपनी अर्निंग को कर सकें, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एरिया में जो वेजेस होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो इसके लिए इस तरीके के प्रोग्राम्स जो है हाउस रिपेयरिंग टाइप्स ऑफ प्रोग्राम को बढ़ाया गया। इसी के साथ साथ जो स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, जो कि 1 दिसंबर 1999 को अटल बिहारी गवर्नमेंट द्वारा जो है इसको लागू किया गया। इसमें कौशल विकास करना, व्यक्तियों के बीच में स्वयं सहायता के लिए संवर्धन करना और ऋण का उन्हें उपलब्ध कराना, अधिकतम 10,000 रुपये तक का ऋण जो है वो प्रोवाइड कराना। SC/STs के लिए स्पेशल तरीके के एक्ट, 40% महिलाओं के लिए, 3% विकलांगों के लिए, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स को वेज एम्पावरमेंट जो एम्प्लॉयमेंट कराना अर्बन एरिया में। और इसका जो 2 बेसिक प्लान थे, एक तो अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और दूसरा वेज एम्प्लॉयमेंट, यानी खुद से भी यहाँ पर आत्मनिर्भर बनने की बात की गई और दूसरा वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया। इसमें यानी खुद जो व्यवसाय करना चाहे उन व्यक्तियों को 10,000 रुपये तक जो है पैसा दिया जाता था, जिससे व्यापार वो कर सकते थे। और 7500 रुपये तक सब्सिडी की योजना भी इसमें थी। और छोटे छोटे जो इरिगेशन प्रोजेक्ट थे उसमें ये स्वयं सहायता समूह थे, उन सब क्षेत्रों में इसका प्रावधान किया गया। और राशि का अनुपात जो इसमें रखा गया वो 75% सेंट्रल गवर्नमेंट से और 25% स्टेट गवर्नमेंट से रखा गया। इसी के साथ अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने का एक जो प्रोग्राम था, ड्रॉट प्रॉन एरिया प्रोग्राम, यानी कि जहाँ सूखे के क्षेत्र थे, वो 13 स्टेट में 70 डिस्ट्रिक्ट जहाँ सबसे ज़्यादा सूखा पड़ता है वहाँ पे 70 लाख एम्प्लॉयमेंट डेज
यानी 70 लाख जो है कार्य दिवस तक लोगों को, 17 करोड़ के आसपास लोगों को इसका मतलब लाभ उपलब्ध कराना। क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में अगर जहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिल्कुल नील हो जाए, तो वहाँ पर वो उनके लिए बिल्कुल फ़ायदा नहीं रहता। और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अगर उन पर ड्रॉट का एक दूसरा वर्डन पड़ा हुआ, तो ऐसी कंडीशन में वहाँ से पलायन ना हो, माइग्रेशन बढ़े ना, तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट ड्रॉट प्रॉन एरिया में ही उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 474 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया। इस प्रोग्राम के तहत उनको उसी क्षेत्र में कार्य जो है वो प्रोवाइड किया जाना था। प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम जो है उसको भी लॉन्च 1995 और 96 में किया गया। इसका जो मेन जो एम था वो 50 लाख शहरी गरीबों को, जो कि 345 टाउन के थे, जो टाउन बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं, मतलब महानगरों से नीचे तबके के जो टाउन थे, वहाँ पर इस प्रोग्राम को लॉन्च करना था। इस नेक्स्ट वन जो था वो ड्रीम प्रोजेक्ट था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का। देखिए उनकी सोच ये थी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र अगर एक दूसरे से कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी और वो रोड कनेक्टिविटी जुड़े होंगे, तो रोजगार के साथ साथ देश का भी डेवलपमेंट होता है। तो इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो चालू की सन 2000 में, और 2003 तक हर वो विलेज जिसमें 1000 लोग रह सकते हो उनको जोड़ना इसका मुख्य लक्ष्य था। और ट्राइबल एरिया, हिल स्टेट, डेजर्ट में इसकी जो लिमिट थी वो 250 कर दी गई, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा शहर और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र इसमें जुड़े, और जिसने वर्किंग कंडीशंस और वहाँ के लोगों का जीवन का स्तर ही बिल्कुल चेंज कर दिया। और बहुत सारे विलेज जो इस एरिया में जो इस स्कीम में पड़े उनका कायाकल्प हो गया, यानी वो एक तरीके से इस योजना का उनको लाभ भी मिला और साथ साथ रोजगार भी सृजित हुआ। तो ये एक साथ दो होने वाले बड़े काम थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा जो है वो काम रहा एक गवर्नमेंट का, जो कि रोजगार के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। इसके बाद देखिए एक प्रोग्राम आया एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, जो 94 में था, जिसमें 1752 यानी कि 1752 ब्लॉक्स जो थे बैकवर्ड कंट्री के, सबसे बैकवर्ड थे, वहाँ पर अनस्किल्ड मैनुअल जॉब्स प्रोवाइड कराना 100 दिन के लिए लोगों को। रूरल एरिया में ये ब्लॉक ज़्यादातर थे। तो ये एक छोटा प्रोग्राम था एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, बट ये भी एक तरीके से काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहा अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। उसके बाद नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको बाद में महात्मा गांधी के नाम से जोड़ा गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, यानी गरीबी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 100 दिन का रोजगार पक्का देना, जिससे कि माइग्रेशन रुके। ठीक है, और आप देख रहे हो कि इसका एक बड़ा रोल देखने को मिलता है, यानी जो बाहरी लोग जो माइग्रेट कर गए वापस इसकी वजह से काफ़ी अपने क्षेत्रों में भी वो लौटे हैं। तो इसका जो बेसिक एम था, और 2005 में जो ये पेश हुआ था, तो ये क्या क्या गारंटी देता था इसके के लिए? देखिए फर्स्ट जो था, लोगों की जीविका के लिए रूरल एरिया में कम से कम उन्हें 100 दिन का काम उपलब्ध कराया जाएगा, और साथ ही साथ वो 5 किलोमीटर के एरिया में होगा जहां वो रहते हैं। मिनिमम वेज उसके सेट कर दिए गए, अभी जो है वो 254 रुपये से 234 रुपये से 254 रुपये तक अलग अलग स्टेट में वेरीज करते हैं वो। और इसके बाद जो है उनको जो अनाउंसेस या कॉम्पेंसेशन दिया जाना था, वो अगर गवर्नमेंट उनको वर्क प्रोवाइड कराने में फेल हुई तो भी उतने दिन का काम उन्हें एज अ कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट को देना था। तो ये जो एक मनरेगा है, मनरेगा का जो चैन देखने को मिलती है, आज भी मनरेगा एक बड़ा प्रोग्राम है इसको। तो मनरेगा का जो मुख्य उद्देश्य था वो ग्रामीण क्षेत्र से बेरोजगारी को दूर करना था, और लोगों को वहीं अपने आसपास के क्षेत्रों में, यानी शहरीकरण की ओर आदमी ना जाए, मजदूरों का पलायन रोकना और उन्हें अपने लोकल क्षेत्र में। इसके अलावा आज जो है स्किल इंडिया का और आत्मनिर्भर भारत का कुछ प्लान्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बढ़ाया, और कौशल विकास प्रशिक्षण जो है दीनदयाल कौशल प्रशिक्षण का जो नई स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की, वो अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने का एक फैक्टर है। उसका इम्पैक्ट तो देखिए 4-5 सालों में देखने को मिला, लेकिन अभी बहुत सारे युवा जो कि
स्किल इंडिया का लाभ उठा रहे हैं, स्किल इंडिया प्रोग्राम्स में अपने नए नए तरीके के स्किल सीख रहे हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्किल डेवलपमेंट योजना के तहत उसका लाभ वो ले पा रहे हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट फॉर